तो आज हम बात करने वाले हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की 1859 की एक ऐसी कमाल की किताब पर जिसने ना सिर्फ जदीद सोच की बुनियाद रखी बल्कि सच पूछें तो हमारे आज के डिजिटल दौर के लिए भी ये हैरानंगेज तौर पर बहुत अहम है। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, जॉन स्टुअर्ट मिल को सबसे ज्यादा डर किससे था? किसी बादशाह से? किसी आमर से? नहीं, वो दरअसल जमहूरियत के अंदर पनपने वाले एक बिल्कुल नए किस्म के जुल्म से खौफजदा थे। एक ऐसा जुल्म जो नजर तो नहीं आता लेकिन है उतना ही खतरनाक। जानते हैं कि क्या है? आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? यही वो बुनियादी सवाल था जिसका जवाब मिल तलाश कर रहे थे। और जैसा कि हम देखेंगे, वक्त के साथ साथ इस सवाल का जवाब भी बदलता रहा है। इस नए खतरे को समझने के लिए मिल हमें तारीख में थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, शुरू में तो दुश्मन बिल्कुल वाज़ेह था, जालिम बादशाह। फिर जब जमहूरियत आई तो सब ने सोचा कि भाई मसला हल हो गया, क्योंकि अब अवाम खुद पर हुकूमत कर रहे थे। लेकिन यहीं पर मिल एक नए और चौंकात देने वाले खतरे की निशानदेही करते हैं, खुद अक्सरियत का जुल्म। और इसी चीज को मिल ने नाम दिया अक्सरियत का जुल्म। और ये सिर्फ कानून के जरिए काम नहीं करता, बल्कि ये इससे भी ज्यादा ताकतवर चीज से काम करता है, यानी समाजी दबाव। ये वो एहसास है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है कि मकबूल राय से हटकर कोई बात करना कितना मुश्किल हो सकता है। यही दबाव है जो इख्तिलाफ करने वालों पर अपने ख्यालात और तौर तरीके मुसल्लत करता है। और मिल के अपने अल्फाज सुनिए कि वो इसकी संगीनी को कैसे बयान करते हैं। वो कहते हैं, ये सामाजी जुल्म कई किस्म के सियासी जुल्म से भी ज्यादा खौफनाक है। इससे फरार के रास्ते बहुत कम हैं। ये जिंदगी की गहराइयों में उतरकर रूह तक को अपना गुलाम बना लेता है। तो फिर सवाल ये है कि इस इतने गहरे और पेचीदा मसले का हल क्या है? मिल ने इसके लिए एक बहुत ही सादा लेकिन बहुत ताकतवर उसूल पेश किया जो माशरे और रियासत की ताकत की हद मुकर्रर करता है। और ये है मिल का मशहूर ज़माना नुकसान का उसूल, यानी हार्म प्रिंसिपल। इनके मुताबिक किसी भी शख्स की आज़ादी में मुदाखलत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जायज़ मकसद हो सकता है, और वो है खुद की हिफाजत। यानी ताकत का सही इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जा सकता है जब किसी को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान लफ्ज़ों में ये कि मुआशरा सिर्फ दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए ही मुदाखलत कर सकता है। किसी फ़र्द की अपनी भलाई, चाहे वो जिस्मानी हो या इखलाकी, ये कोई काफ़ी वजह नहीं है कि उसकी आज़ादी में दखल दिया जाए। ये उसूल ज़ाती आज़ादी और समाजी कंट्रोल के बीच एक बहुत वाज़ेह लकीर खींच देता है। और इसी एक उसूल की बुनियाद पर मिल आज़ादी के 3 बुनियादी और उनके नज़दीक मुक़द्दस दायरे कायम करते हैं। ये 3 ऐसे शोबे हैं जिन्हें हर कीमत पर महफूज रखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। तो ये 3 दायरे हैं। पहला है ज़मीर का दायरा, जिसका मतलब है सोच, राय और इजहार की मुकम्मल आज़ादी। दूसरा है ज़ौक़ और मशागिल का दायरा, यानी अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से प्लान करने और इससे जीने की आज़ादी बग़ैर किसी मुदाखलत के। और तीसरा अंजुमन साजी का दायरा, यानी दूसरों के साथ मिलकर कोई भी ऐसा मकसद पूरा करने की आज़ादी जिससे किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, अब आते हैं ऑन लिबर्टी के सबसे मशहूर और शायद सबसे चैलेंजिंग हिस्से की तरफ। मिल यहाँ एक बड़ी ताकतवर दलील देते हैं कि हमें उन ख्यालात की भी हिफाजत क्यों करनी चाहिए जिन्हें हम सरासर गलत समझते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन मिल की दलील बहुत गहरी है। तो फिर सवाल वही है कि हमें इन आरा की हिफाजत क्यों करनी चाहिए जिनके बारे में हमें यकीन है कि वो गलत हैं। ये वो मरकज़ी चैलेंज है जिसका मिल ने सामना किया, और उनका जवाब आज भी इजहार राय की आज़ादी की सबसे मजबूत दलीलों में से एक समझा जाता है। इसके लिए मिल एक ज़बरदस्त मिसाल देते हैं तारीख से। मार्कस ऑरेलियस का नाम तो सुना होगा। वो तारीख के सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद और ज़हीन हुक्मरानों में से एक माने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ईसाइयत पर जुल्म किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। तो मिल का सवाल बहुत गहरा है। अगर मार्कस ऑरेलियस जैसा ज़हीन और नेक इंसान इतनी बड़ी गलती कर सकता है, तो फिर कोई भी शख्स ये दावा कैसे कर सकता है कि वो किसी राय को दबाने में बिल्कुल सही है? तो मिल की जो दलील है ना, वो 3 नुकात पर खड़ी है। वो कहते हैं कि देखो, अगर दबाई गई राय सच है तो हमने सच्चाई तक पहुंचने का एक मौका गंवा दिया। अगर वो राय झूठी है तो भी हमारे अपने सच्चे अकायद बगैर बहस मुबाहिसे के एक मुर्दा अकीदा या डेड डॉगमा बन जाते हैं, जिन्हें हम मानते तो हैं मगर असल में समझते नहीं। और तीसरा, और अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर राय में कुछ सच और कुछ झूठ हो तो उसे दबाकर हम उसमें मौजूद सच्चाई का हिस्सा भी खो देते हैं। और इसी बात को मर्क एक और जगह बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, जो शख्स मामले का सिर्फ अपना पहलू जानता है वो इसके बारे में बहुत कम जानता है।
ان کے نزدیک سچائی کوئی ایسی چیز نہیں جسے بس مان لیا جائے، اسے زندہ اور متحرک رکھنے کے لیے مسلسل مخالفت اور تنقید کی کسوٹی پر پرکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن دیکھیے، ہر عظیم فلسفیانہ کام کی طرح مل کے خیالات بھی ہر لحاظ سے پرفیکٹ نہیں ہیں۔ ان کی میراث کو سراہنا جتنا اہم ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم ان کی کچھ کمزوریوں اور ان پر ہونے والی تنقید پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ مل کے سب سے بڑے ناقدین میں سے ایک تھے جیمز فرٹز جیمز اسٹیفن، اور ان دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں مل کا مقصد انفرادی خود مختاری تھا، وہیں اسٹیفن سماجی نظم کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسانی فطرت کمزور ہے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے سماجی دباؤ اور جبر بہت ضروری ہیں، یعنی وہی چیزیں جنہیں مل ظلم قرار دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مل کے نظریات پر دو بہت اہم سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ حقوق نسواں کے ناقدین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا نجی دائرے کا یہ سخت دفاع گھریلو تشدد جیسے معاملات میں ریاست کی مداخلت کو روک کر مظلوم کو غیر محفوظ تو نہیں بناتا؟ اسی طرح مابعد نوآبادیاتی تنقید ان کے اس نظریے کو چیلنج کرتی ہے جو نام نہاد پسماندہ معاشروں کے لیے آمریت کو جائز ٹھہراتا ہے۔ لیکن ان تمام تنقیدوں کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ مل کی میراث بہت گہری اور غیر معمولی ہے۔ امریکی آئین کی پہلی ترمیم میں نظریات کے بازار یعنی مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کا تصور براہ راست مل سے ہی آیا ہے۔ 1957 میں برطانیہ کی مشہور ولفنڈن رپورٹ نے ہم جنس پرستی کو جرم کی فہرست سے نکالنے کے لیے ان کے نقصان کے اصول کا ہی سہارا لیا، اور یہ بنیادی خیال کہ ریاست کو ذاتی زندگی میں مداخلت کا جواز دینا چاہیے آج جدید لبرلزم کی بنیاد ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں آج کے دور کے ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے: آن لائن ہجوم، کینسل کلچر اور ایسے الگوریدم جو ہمیں ہماری سوچ کے دائروں میں قید کر دیتے ہیں۔ اس دور میں کیا ہم مل کے بتائے ہوئے اکثریت کے ظلم کی ایک نئی اور جدید شکل میں نہیں جی رہے؟ یہی وہ سوال ہے جو 19ویں صدی کی اس تحریر کو آج شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔